नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है फर्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट फॉर जेएसओ मतलब जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर फॉर वैकेंसीज इन द राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और आज मैं इस प्रैक्टिस टेस्ट में 10 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी जो कि ईआईए मतलब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से होंगे। और इन क्वेश्चंस के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को तैयारी को जांच सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे कई प्रैक्टिस टेस्ट्स के लिए और फ्री लेक्चर्स के लिए, फ्री वीडियोस के लिए, एनवायरमेंट साइंस के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आए तो गुरु दक्षिणा के तौर पे सिर्फ अपने 3 दोस्तों को शेयर करें। इसके आगे मैं कोई फीस चार्ज नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईआईए प्रिपेयर्ड फॉर? इनमें से किसके लिए ईआईए प्रिपेयर होता है? ए, स्पेसिफिक पोल्यूशन कॉजिंग डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। B, pre-assess the impact of natural disasters. C, pre-assess the impact of every developmental project in India. या D, none of the above. तो मैं बता दूं कि नेचुरल डिजास्टर्स के लिए ईआईए नहीं होता क्योंकि वो प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। और एवरी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट इन इंडिया, हर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए भी ईआईए नहीं होता है। ईआईए कुछ स्पेसिफिक पोल्यूशन कॉजिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए होता है। तो आंसर होगा ए, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर। Question number 2. An EIA is conducted A, prior to decision making before project approval. B, during the execution phase of the project. C, after the construction and operation phase to assess project benefits. या D, all of the above. तो यहां भी मैं बता दूं कि EIA हमेशा prior to decision making होता है, प्रोजेक्ट अप्रूवल से पहले, ठीक है। तो आंसर होगा A. Question number 3. What is the purpose of स्क्रीनिंग इन द एआईए प्रोसेस? स्क्रीनिंग का क्या पर्पस होता है? A, to decide if the project needs a detailed EIA or not. B, to decide if there is a need for detailed environmental monitoring program. C, to decide if the project falls under category A or B या D, A and C. उसका सही उत्तर होना चाहिए D, A and C, क्योंकि जब स्क्रीनिंग होती है ना प्रोजेक्ट की, तो उसी वक्त ये पता लगा लिया जाता है कि इस प्रोजेक्ट को डिटेल्ड ईआईए चाहिए या फिर ये डिटेल्ड ईआईए से एग्जेम्प्ट होगा। इसके अलावा अगर प्रोजेक्ट को ईआईए चाहिए तो प्रोजेक्ट कैटेगरी ए में जाएगा या कैटेगरी बी में जाएगा, ये भी इसी वक्त डिसाइड किया जाता है। तो डी सही उत्तर होना चाहिए, जो कि ए और सी दोनों ही सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, what should be included in an environmental impact statement और EIS? यहाँ पर EIS का फुल फॉर्म environmental impact statement है, ये भी याद कर लीजिएगा। ऑप्शन ए, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, दैट इज लोकेशन, डिजाइन एंड साइज, यस। तो प्रोजेक्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट एंड द सोसाइटी, यस। सी, मिटिगेशन मेजर्स फॉर एडवर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स, यस। तो डी, ऑल ऑफ द अबव, सभी उत्तर सही हैं। जो EIS होता है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट, वो पूरा EIA कंडक्ट करने के बाद बनाया जाता है। उसमें प्रोजेक्ट का लोकेशन, डिस्क्रिप्शन, साइज, डिजाइन, उस प्रोजेक्ट का क्या इम्पैक्ट हो सकता है सोसाइटी पे, और उस नेगेटिव, अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है तो उसके लिए क्या मिटिगेशन मेजर्स हमने लिए हैं, वो सब कुछ डिटेल्स EIS में होता है। तो डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये डायग्राम है, इसको जरूर याद रखिए कि EIA का जो इनिशियल प्रोसेस होता है वो क्या होता है। तो EIA फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, सबसे पहले स्क्रीनिंग होती है और स्क्रीनिंग के दौरान पता लगाते हैं कि EIA नॉट रिक्वायर्ड तो फिर कुछ नहीं, EIA रिक्वायर्ड तो फिर कैटेगरी ए प्रोजेक्ट और कैटेगरी बी प्रोजेक्ट। कैटेगरी ए प्रोजेक्ट क्या होता है? अप्रेजल एट नेशनल लेवल बाय इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी IAA, एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी। एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी के सुझाव पर जो है इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी इस पर फैसला लेती है। कैटेगरी बी जो प्रोजेक्ट होता है वो स्टेट लेवल में असेस होता है और B1 होता है या B2 होता है। तो जब B1 कैटेगरी का प्रोजेक्ट होगा तो EIA की जरूरत पड़ती है, पर B2 का जो कैटेगरी का प्रोजेक्ट होता है उसका साइज इतना छोटा होता है कि ये मान लिया जाता है कि इससे कोई खास एडवर्स इम्पैक्ट सोसाइटी पे या एनवायरनमेंट पे नहीं होगा और उसको कोई डिटेल EIA की जरूरत नहीं होती। तो इसके बाद जो B2 कैटेगरी के प्रोजेक्ट है वो उसको स्क्रीनिंग करके छोड़ दिया जाता है, ठीक है। और B1 और A प्रोजेक्ट में डिटेल EIA होता है। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि इस डायग्राम से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
For which of the following category of projects is scoping required in the per the EIA notification of 2006? तो मैंने अभी आपको बताया, तो ए कैटेगरी प्रोजेक्ट्स के लिए तो स्कोपिंग चाहिए और B1 कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स के लिए भी स्कोपिंग चाहिए, क्योंकि स्क्रीनिंग के बाद बाकी डिटेल जो है वो ए और B1 कैटेगरी के होते हैं। B2 में तो स्क्रीनिंग के बाद कुछ करना ही नहीं होता है, तो इसका सही आंसर होना चाहिए डी, ए एंड बी। ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6, for which of the following category of projects a public hearing and detailed EIA is not required? तो कौन सा कैटेगरी होता है जिसके लिए डिटेल्ड EIA नहीं चाहिए होता है? B2 कैटेगरी, मैंने अभी आपको दिखाया, आंसर इज सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, A category projects need environmental clearance from which of the following entities? The central government MOEFCC upon recommendations of the expert appraisal committee, the central government MOEFCC without the recommendations of the EAC, or the state government upon the recommendations of the EAC, या फिर टी, none of the above. Correct answer is the central government. सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFCC, अपॉन द रिकमेंडेशंस ऑफ द EAC, एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी। तो आंसर होगा ए। ठीक है। बी कैटेगरी प्रोजेक्ट्स नीड एनवायरमेंटल क्लियरेंस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज? सेंट्रल गवर्नमेंट, नो। स्टेट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी अपॉन रिकमेंडेशंस ऑफ द स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी। बोथ ए एंड बी या डी, नन ऑफ द अबव। सही उत्तर होगा बी, क्योंकि जो बी कैटेगरी प्रोजेक्ट्स हैं वो स्टेट लेवल पर डील किए जाते हैं। तो आंसर होगा बी। ए कैटेगरी प्रोजेक्ट सेंट्रल लेवल पे और बी कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स स्टेट लेवल पर डील किए जाते हैं, और उसमें जो B1 होता है उसमें डिटेल्ड EIA होता है। B2 कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स छोटे होते हैं, उसमें कोई डिटेल्ड EIA नहीं होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following types of projects is almost always likely to require a detailed EIA and public consultation? इनमें से कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें कि लगभग हर प्रोजेक्ट में डिटेल्ड EIA और पब्लिक कंसल्टेशन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है? रोड कंस्ट्रक्शन या टाउनशिप डेवलपमेंट, expansion of roads including national and state highways which do not require further land acquisition, defense projects या thermal power projects। इसको आराम से समझिए। जो रोड प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो नेशनल हाईवे है या स्टेट हाईवे है, उनमें अगर कुछ सड़क चौड़ीकरण वगैरह हो रहा है या कुछ बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन उसमें कुछ नई जमीन अक्वायर नहीं हो रही है, तो उसमें किसी EIA की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि नया जमीन अक्वायर नहीं कर रहे हैं। ठीक है। और डिफेंस प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो डिफेंस का जो प्रायोरिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, तो उसमें भी बिना EIA के भी उस प्रोजेक्ट को कर लिया जाता है, क्योंकि डिफेंस प्रोजेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो बी भी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा। अब रही बात रोड कंस्ट्रक्शन या टाउनशिप डेवलपमेंट की या थर्मल पावर प्लांट्स की, तो रोड कंस्ट्रक्शन और टाउनशिप डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट होता है वो अगर बहुत छोटा है और उसमें कोई खास जमीन अक्वायर नहीं हो रही है, तो उसके लिए डिटेल EIA की जरूरत नहीं पड़ती है। पर थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं वो, क्योंकि उनका नेचर पोल्यूटिंग नेचर होता है, कोल उसमें बर्न होता है, एयर पोल्यूशन हमेशा होता है, तो थर्मल पावर प्लांट्स के लिए हमेशा ही EIA की जरूरत पड़ती है। तो सही उत्तर होगा डी, दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट is almost always likely to require a detailed EIA, which is thermal power plants। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, when did the first notification of EIA come? EIA का पहला नोटिफिकेशन कब आया था? 1994, 1996, 2006 या 2020? तो सही उत्तर होगा 1994। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने 3 दोस्तों के साथ गुरु दक्षिणा के तौर पे शेयर कीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूसरे और प्रैक्टिस टेस्ट हैं उनको चेकआउट कीजिए।